हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, इस समय आप लोग देख रहे हैं जैसा कि कोरोना का माहौल है, इसमें कहीं बाहर पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं जाया जा सकता। नहीं भी इस समय हम लोग रिस्क ले सकते हैं, यह सोच सकते हैं कि इस समय कोरोना का माहौल ठंडा हो गया है, तो ऐसा भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग की सेहत ही सबसे बड़ा धन है। सबको पता है, आप लोग की फैमिली की आपको चिंता है, सबको चिंताएं रहती हैं फैमिली की, कि इस वजह से कि आप लोग घर पे बने हैं तो आप लोग घर पे भी बनकर, घर पे भी रहकर पढ़ाई की कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाए हैं यहाँ पे हर एक टॉपिक। आइए प्लेलिस्ट में देखिए, जिस टॉपिक को आप लोग चाहते हैं, ज्योग्राफी चाहते हैं तो ज्योग्राफी फुल पूरा स्टार्ट है, उसको देखिए 8-9 लेक्चर हो चुका है। इसमें हिमालय का पूरा संरचना उत्थान वगैरह खत्म हो चुका है। अनुज सर सुबह करंट अफेयर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल 7 से 7:15 के बीच में आता है, आप लोग उसको देखिए। और इसके बाद करंट के जो टॉपिक आप लोग सोच लिए, मान लीजिए आई टैक्स सोचे आप लोग, और युद्ध अभ्यास सोच लिए। इसके बाद आप लोग आज तो हम प्रोजेक्ट जितने भी स्वतंत्रता दिवस पे आप लोग को देख रहा होगा ना, 74 स्वतंत्रता दिवस की मुख्य घोषणाएं क्या क्या थी मोदी जी की वहाँ पे, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। 3 योजनाएं इनकी थी, जैसा कि आप लोग को पता है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में इन्होंने बताया, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, परियोजना के बारे में इन्होंने ऐलान किया है। तो कुछ योजनाएं हैं 3, इस तीनों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले कुछ बातें थोड़ा सा कर लेते हैं आप लोग से, 1 मिनट और। आप लोग देखिए, अगर नहीं देख रहे हैं करंट अफेयर तो आप लोग समझ लीजिए बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग देखिए, उसको नहीं देखेंगे तो आप, अगर देखते हैं तो आप अपना फ़ायदा करेंगे ना। बताइए, कहीं जाना नहीं है आपको, कहीं भी नहीं जाना है, ना ही बाहर जाना है, नहीं आप लोग को कोचिंग में जाना है, बहुत सारे बच्चों के साथ नहीं बैठना है। आप लोग बैठे बैठे PCS IAS की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। दोस्त, यहाँ के करंट अफेयर ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं जो कि हर जगह पूछा जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, हर जगह पूछा जाएगा। सारे एग्जाम्स में, छोटे मोटे एग्जाम तो आप ऐसे निकाल देंगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आप लोग को। मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत सारी बातें पढ़ाई जा रही हैं। आप लोग नहीं बने हैं तो देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ पढ़े हैं आप लोग। आइए, अवार्ड पूरा तो ख़त्म हो गया, आप लोग नहीं मानेंगे ना, जितने भी अवार्ड हैं, जहाँ से भारत रत्न हो गया, आपका ऑस्कर हो गया, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, एक वीडियो में खत्म हुआ है। 12-13 मिनट का लगभग लेक्चर है, आप लोग उसको देखिए, अच्छे से देखिए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 74 स्वतंत्रता दिवस की मुख्य घोषणाएं क्या थी। पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जीके थोड़ा, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन देश के हेल्थ सेक्टर और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर के बारे में कुछ चर्चाएं की। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं ना, अगर आप लोग को लिखना है तो धीरे धीरे आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि करंट का वीडियो जितना अगर फ्रंटली बोला जाए ना, फ्रीक्वेंटली आप लोग सुनते रहिए, सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है दिमाग में। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए आप लोग, ठीक है दोस्त। चलिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। आप लोग याद रखेंगे। अगर एक क्वेश्चन आप लोग को जीके बता देते हैं, इस बार जो 17वीं लोकसभा हुई थी, तो इसमें मोदी जी सबसे पहले कहाँ गए थे, तो आप लोग बताएंगे मालदीव में गए थे। सबसे पहले उनका जो टूर था मालदीव में था, और मालदीव में उन्होंने बहुत सारे योजनाएं किए। वहाँ पे ओली, वहाँ के सोली करके वहाँ के PM हैं, तो उनके साथ उन्होंने बातचीत किए, लगभग 1 से 2 दिन तक वहाँ पे रहे। और उसके बाद यह भी पूछा जा सकता है, मालदीव का करेंसी क्या है, तो बताएंगे रुपया है, माले वहाँ का कैपिटल है, ठीक है। एक तरह से वह आइलैंड है, जो कि मालदीव भारत से 8 अक्षांश रेखा द्वारा अलग होता है, ठीक है। मीनिंग क्या है, और मालदीव आप लोग याद रखेंगे, मीनिंग क्या है, भारत का है, मालदीव तो है ही देश एक, ठीक है। तो इंडियन ओशियन है बिल्कुल भारत के नीचे। ज्योग्राफी पूरा डिटेल में आप लोग पढ़िए। अब इसके बाद अब याद करेंगे आप लोग कि इसके पहले कि जवाहरलाल नेहरू आपके पहले जो PM थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे झंडा फहराए हैं लाल किले पर। कितनी बार, तो याद रखेंगे 17 बार। 17 बार टोटल जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया लाल किले पर, और इंदिरा गांधी 16 बार, लगभग 16 बार झंडा फहराया है। और मनमोहन सिंह, आप लोग को याद होगा, मनमोहन सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्होंने 10 बार, टोटल 10 बार झंडा फहराया है। और इस बार मोदी जी ने 7वीं बार अपना झंडा फहराया, ठीक है। मोरारजी देसाई कह लीजिए गैर INC, मतलब INC के कह लीजिए गैर सदस्य, मतलब कि इंडिया पहले ऐसे PM हैं जो कि लगभग 1978 से लेकर 78 से 80 तक PM रहे हैं। गैर कांग्रेसी बोला जाता है, गैर कांग्रेसी सबसे पहले PM कौन बना था, तो मोरारजी देसाई, आप लोग याद रखिए ना। इसी दिन के बाद 1980 से ही करीब आपका BJP की स्थापना हो जाती है। इसके बाद आप देख रहे हैं माहौल कैसा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, कौन कौन से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा।
पहला था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, हेल्थ मिशन के बारे में इन्होंने चर्चा किया। कुछ क्या चर्चा किया अभी हम बताते हैं, ध्यान सुनेंगे आप। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन, मतलब कि डॉल्फिन की इस समय समस्या बहुत ज़्यादा कगार पर, मतलब कि इसमें जो IUCN है आपका, IUCN एक संस्था है जिसमें रेड डाटा बुक जिसमें कि जो प्राणी विलुप्त हो जाते हैं उसमें उन लोग को डाल दिया जाता है। तो रेड डाटा बुक के अंदर प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका आ गया। आप लोग को पता है आपका जलीय जीव क्या है, तो आप बताएंगे, आपके भारत का तो बताएंगे गंगा डॉल्फिन, है ना। इसी तरह पंजाब का, तो पंजाब क्या बोलेंगे सतलज डॉल्फिन जी है। इस तरह दूसरा इन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट डॉल्फिन, दूसरा इन्होंने बताया अपने घोषणा में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में। अभी हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में इन्होंने बताया। तीसरा इन्होंने बताया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना, तीसरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, ये तीनों आप लोग नोट कर लीजिए किसकी बारे में बात की है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, पहला सबसे स्टार्ट करते हैं, पहला वाला। इसके बारे में क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या होता है, सब हम लोग यहाँ बताते हैं, डिस्कस करते हैं। आप लोग को पता है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी हर साल एक अद्भुत भाषण देते हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जिक्र करते हैं, और जिक्र करते हुए इन तीनों बातों को उन्होंने बोला वहाँ पे कि ये तीनों बातें स्टार्ट होंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना लागू करने का ऐलान किया। किस दिन? 74 स्वतंत्रता दिवस 2020 के दिन। ठीक है, 15 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया, जो आम नागरिक के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की एक बड़ी योजना है। जो आम नागरिक हैं उनके जानते हैं बहुत सारे, इसमें कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा योजनाएं लिए जा रहे हैं, सोची जा रही हैं, सब बनाई जा रही हैं, वो तो बात की बात है। वह लागू होता है कैसे नहीं, वो तो सरकार पे डिपेंड करता है ना। हम लोग पढ़ सकते हैं, केवल हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। योजनाएं बने या बन जाएँ, स्टार्ट हो, अपना काम सही तरीके से करें या ना करें, लेकिन हम लोग को पढ़ना होता है योजनाएं कैसी हैं, इसमें क्या ऐलान किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावनाएं होती हैं। तो हर नागरिक को जो हेल्थ से रिलेटेड एक डिजिटल कार्ड, एक डिजिटल सेव डाटा, उनका एक सेव डाटा, उनका सेव पूरा डाटा जो हेल्थ से रिलेटेड है उसको सेव करने के लिए यहाँ से इस बारे में बात किया गया नेशनल डिजिटल में। अब नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA ने इसका ऐप और वेबसाइट तैयार किया। कौन तैयार किया? नेशनल हेल्थ एजेंसी, NHA, मतलब NHA का फुल फॉर्म नेशनल हेल्थ एजेंसी ने इसका ऐप और वेबसाइट तैयार किया। और आयुष्मान भारत, आप लोग को पता है आपका जो मंत्रालय आयुष्मान, वह मेडिसिन वगैरह के लिए जाना जाता है। जैसे कि अभी हाल में बाबा रामदेव का जो आया था वेलिन करके, ऐसे कुछ था ना, उनकी दवा को यह बताया गया कि आपकी जो दवा है वो केवल एक तरह से एफिशिएंसी, मतलब कि एक तरह से शरीर को हेल्दी बनाने के लिए है, ना कि वह आपका कोविड-19 की दवा है ना। इस तरह बहुत सारी चर्चाएं थी बीच में। आप लोग कोनिल, इसी तरह कुछ नाम था, देखिए ओनिल ऐसे कोनिल का कुछ नाम था, आप लोग उसको देखिएगा। आयुष्मान भारत की ही तरह, आयुष्मान भारत जैसे वर्क करता है उसी तरह आयुष्मान भारत की ही तरह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन योजना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मतलब आयुष मंत्रालय भारत का नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ABNHPM को लॉन्च करने, मतलब कि जो आपका है NHA आयुष मंत्रालय द्वारा, इसको लॉन्च करने की स्वीकृति फरवरी 2008 में दे दी गई। फरवरी 2008 में दे दिया गया था। कौन सा? जो आपका ये आपका हेल्थ मिशन है, इसके बारे में तो अभी डिस्कस करते हैं। इसके बारे में पहले जान लेते हैं हेल्थ मिशन क्या है। जैसे कि आप लोग को पता है, इस योजना के जरिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ कवर किया गया है, मतलब किया जाता है हर साल। और इस परियोजना का लगभग लाभ जो लेते हैं 10 करोड़ नागरिक प्रति वर्ष इसका लाभ लेते हैं, जो कि हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत का हेल्थ मिशन में इस तरह की सुविधाएं की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो इसका लाभ है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का क्या लाभ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक देशवासी को एक हेल्थ ID, जैसे कि हम लोग का ये होता है आधार कार्ड,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसी तरह एक आईडी दे दी जाएगी, ठीक है, जिसमें उसके स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा रहेगा। जैसे आप लोग कितना मेडिसिन लिए हैं, कहाँ से मेडिसिन लिए हैं, किस डॉक्टर से अपना इलाज करवाए हैं, ठीक है, आपको क्या इलाज हुआ है, आप किस लिए इलाज करवा रहे हैं, किस मर्ज की दवा आप ले रहे हैं, आपने दवा को कब से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक। इसके डीमेरिट भी हैं, अभी बताते हैं डीमेरिट क्या है। अब इससे यह फायदा होगा कि वह व्यक्ति, जो व्यक्ति है, उसका हर टेस्ट, हर बीमारी और आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ठीक है, किस डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, कब वो दवा दिए और आपकी रिपोर्ट में क्या थी और क्या अब चेंजेज हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, आपसे सारे इस तरह के डाटा संबंधित उसमें आपके हेल्थ आईडी में दर्ज होगी, ठीक है। जहां दिखाएंगे तहां वह दर्ज होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हेल्थ आईडी तो साथ लेकर घुमा नहीं जा सकता, हेल्थ आईडी साथ लेकर तो घुमा नहीं जा सकता ना। हर जगह आप लोग सोच रहे हैं कि अब दस्तावेज लेके कितना दस्तावेज लेके घूमेंगे। जैसे कि अभी फिलहाल में आया था ना कि जो लाइसेंस चेकिंग होती है हर चौराहे पे बाइक वालों की, उसके लिए भी आधार कार्ड की सुविधा कर दी गई थी कि आधार कार्ड से आप लोग दिखा सकते हैं। अगर लेकर नहीं जाते हैं बाई चांस तो पुलिस आपको तंग नहीं करेगी, आप आधार कार्ड से ही अपना काम चला सकते हैं। उसमें कुछ सेटिंग वगैरह या फिर कुछ डिजिटल तरीके से उसमें डाला गया था। तो इसी तरह इसमें भी है, आप अपने आधार कार्ड से, आपके आधार कार्ड पे एक तरह से दर्ज कर दिया जाएगा कोडिंग, ठीक है। उसी आधार कार्ड से या फिर आप आधार कार्ड अपना नंबर देंगे तो उसी आधार कार्ड पे आपका सारा बायोडाटा, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड सारा बायोडाटा आपको डाल दिया जाएगा। और आप कहीं भी जाते हैं आधार कार्ड का नंबर बताएंगे, आपका पिछला पूरा जितना भी आप जहाँ क्या मर्ज है, कैसे दवा ले रहे हैं, किस डॉक्टर से ले रहे हैं, यह सब जानकारी उसमें सेव हो जाएगी। अब हम हेल्थ, इसके बारे में आप लोग जान लिए ना, पूरी हिस्ट्री सेव हो जाएगी इसमें। इससे सरकार को फायदा होगी कि वह अपडेटेड और सही हेल्थ रजिस्टर की तैयारी या फिर तैयार कर सकेगी और लोगों तक पहुंचाने में मदद होगा। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं, गांव झोपड़ झपटियों में नहीं पहुंच पाती हैं, तो लोग इसके थ्रू सरकार को बहुत ज़्यादा आसानी होगी यह देखने में। या फिर समझ लीजिए जैसे कि आपका वहाँ पे कोई एक मिशन चल गया हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके बारे में इससे आसानी होगा कितने लोग के पास पहुँचा यह मिशन, कितने लोग के पास नहीं पहुँचा, इसका क्या स्ट्रक्चर है, अभी तक इसको कितने लोग स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये सब सारी जानकारी इसमें सेव हो जाएगी। तो आप लोगों ने जान लिया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है। ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, हम लोग हेल्थ के बारे में पूरा जान लिए, पहला उन्होंने क्या ऐलान किया था लाल किला से। अब प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है आप लोग ध्यान से देखिए। इसके पहले भी आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर आ चुका है, आप लोग को पता होगा, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। अभी पिछले बार वाले, मतलब कि 2016-2017 वाले पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट आ गया था कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1992। या फिर इस तरह दे देगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन दे दिया, प्रोजेक्ट, अब तो 3 हो गए ना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया, प्रोजेक्ट आपका टाइगर हो गया और प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो गया। टाइगर, एलिफेंट और आपका डॉल्फिन, तीनों हो गए। तीनों को समय दे देगा, आपको मिलान करने के लिए दे देगा, तो आप लोग को मिलाना होगा। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं प्रोजेक्ट, जो कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट हुआ था, आप लोग इसको याद रखेंगे। जिसमें कि बोला जाता है कि जो इसके जनक हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के जनक हैं, तो आप लोग याद रखिए कैलाश सांखले, क्या नाम है उनका, कैलाश सांखले, इसके जनक माने जाते हैं। कैलाश सांखले किसके जनक माने जाते हैं, 1973 वाला प्रोजेक्ट चलाने में, जो कि टाइगर वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको माना जाता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था, आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ, आप लोग याद रखेंगे 1992 में, भारत के झारखंड राज्य से स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1992 से भारत के झारखंड से स्टार्ट हुआ, इसको आप लोग याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब, ठीक है। अगर आप लोग याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, नोट करते चलिए, याद करते चलिए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो रिवाइंड करके देखते रहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त 2000। अभी स्टार्ट होने की बातें कही गई हैं, लेकिन इसका ऐलान मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को किया गया आप लोग को, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए हैं। अब प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भारत के पर्यावरण मंत्री, अब यह भी पूछा जा सकता है भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने अपने ट्विटर से जानकारी दी है कि वह 15 से 18 दिन में इस परियोजना का प्रोजेक्ट तैयार करके उसको मतलब तैयार कर लेंगे। उसके बाद उसको स्टार्ट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का काम समय कब तक दे दिया उन्होंने, 18 दिन के बाद। इसके बाद इस परियोजना का उद्देश्य यह है, हम जान लेते हैं कि जो नदियों
जैसे कि बहुत सारी नदियां हैं उत्तर भारत की, बहुत सारी नदियां जो समुद्र में पाए जाने वाले डॉल्फिन में उनकी रक्षा की जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यह 10 साल की लंबी प्रोजेक्ट है। मतलब कि बहुत सारी नदियां जो उत्तर भारत की हैं उसी में डॉल्फिन पाया जाता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश से, दिहांग से, अरुणाचल प्रदेश के दिहांग से इंटर करता है भारत में, और असम में नदी द्वीप बनाते हुए सबसे बड़ी द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। आप लोग को पता होगा, पता नहीं है तो जानिए इस सारी चीज़ को, जो हम फैक्ट बताते हैं उसको नोट करते चलेंगे। तो माजुली द्वीप से होते हुए आपका असम से होते हुए जो आपका ब्रह्मपुत्र है वो आपका बांग्लादेश में चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और यही बंगाल की खाड़ी में एक गंगा नदी भी इधर से आती है आपका, कहाँ से? उत्तराखंड से, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, इस केस होते हुए आपका उत्तर प्रदेश, बिहार से पटना होते हुए इधर आपका झारखंड होते हुए आपका निकल जाता है बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में उसे हुगली नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वह जाकर बांग्लादेश से मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से, तो उसको जाना जाता है, उसके संयुक्त धारा को जाना जाता है मिलकर जो बनती है, उसे जाना जाता है मेघना नदी से। और उसमें भी गंगा डॉल्फिन वगैरह पाई जाती है, जैसे कि आप लोग को पता है गंडक हो गया, कोसी हो गया। इसी तरह बहुत सारी नदियां हैं उत्तर भारत में पाई जाती हैं जिसमें डॉल्फिन पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं जिसमें डॉल्फिन पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा कचरे वगैरह के कारण, मलबे वगैरह के कारण, ठीक है, उनको, या फिर कर लीजिए मछली पकड़ने वाले के कारण उसमें फंस जाती हैं, बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी के कारण वो मर जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है और वह धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। ठीक है, धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा, याद रखेंगे, प्लेटनिस्टा गंगेटिक, प्लेटनिस्टा गंगेटिक, यह वैज्ञानिक नेम है। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत जगह पूछा जाता है वैज्ञानिक नेम। ठीक है, अब इसके बाद भारत की नदियां जो कि लगभग भारत में इस समय भारत की नदियों में जितने भी नदियां हैं लगभग, वो डाटा याद रखिए, 3700 डॉल्फिन इस समय फिलहाल देखी गई, या फिर उसका अनुमान लगाया गया है आपके पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जिसके हेड प्रकाश जावड़ेकर हैं, पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इनका निवास स्थान उत्तर भारत की नदियों में ही पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, उत्तर भारत की नदियां जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंडक हो गया, चंबल, सोन, ठीक है, उसके बाद घाघरा के बाद कोसी ऐसी नदी है जो कि गंगा में दक्षिण से जाके मिलती है, तो याद रखेंगे, ये सब फैक्ट है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मेघना भी है, ठीक है, वहाँ भी गंगा डॉल्फिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब इसके संरक्षण की बात की गई मोदी जी द्वारा कि इसका संरक्षण किया जाए, इसको विलुप्त होने से रोका जाए। डॉल्फिन पानी पर आधारित इकोसिस्टम के टॉप पर रहती है। पानी वाले अगर देखा जाए इकोसिस्टम में तो ये टॉप पर आती है, और यह नदियों और दूसरे जल में रहने वाले जंतुओं की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है धीरे धीरे इनकी संख्याएं घट रही हैं, इनको मारा जा रहा है तेल के लिए, या फिर शिकारी हैं उनको मछली पकड़ने के तौर पे जाते हैं तो यह सब फंस जाती हैं, जिसके कारण उनको चोट वगैरह लग जाती हैं, या फिर अगर पा जाते हैं मछुआरे इसको बेच देते हैं अच्छे दाम पर, और उसका तेल वगैरह निकाल कर बिल्कुल चर्बी वगैरह बनाने के लिए, मोटे करने के लिए, या फिर बहुत सारे हीट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि इनकी चर्बी में बहुत ज़्यादा ऑयल मात्रा पाई जाती है। एक रेड टाइप में गोली भी आती है, इन्हीं के चर्बी से बनती है, जिसको खाने से आदमी मोटा हो जाता है, थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है ना। अब एक इंटरनेशनल संस्था है, आप लोगों को पता होगा, IUCN, यह डॉल्फिन को लुप्त प्राय मतलब कि इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया हुआ है। IUCN एक संस्था है दोस्त, आप लोग याद रखेंगे, IUCN, इसी के अंदर आता है रेड डाटा बुक वगैरह। रेड डाटा बुक के अंदर बहुत सारे इस समय देखा जाए तो प्रजातियां स्थित हैं, इनको इंडेंजर्ड सूची में डाल दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव ऑफ नेचर, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी तो बता देंगे, 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो बता देंगे, स्विट्जरलैंड में एक शहर है, उसी जगह इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूरोप में पड़ता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल में एक फैक्ट बताते हैं, मेटनहॉक पर्वत पर भारत का झंडा फहराया गया, क्योंकि भारत बहुत सारे तरह से सुविधाएं दे रहा है अलग अलग देशों को दवाई वगैरह भेजता रहा, इस वजह से उसका झंडा मेटनहॉक पर्वत, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, वहाँ पे दिखाया गया। IUCN भी एक तरह से रेड डाटा बुक जारी करता है, आप लोग याद रखेंगे, यही संस्था है जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है ना।
हम लोग लास्ट टॉपिक पे हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना। इसके बारे में देख लेते हैं, बस ये लास्ट है, 5 मिनट 10 मिनट और, बस इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा पूरा। जो ये देख रहे हैं ना, आपका हर एक एग्जाम में आने वाला है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना के तहत मल्टी मॉड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिएगा, लिख रहे हैं हम, मल्टी मॉड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। यह बोला गया आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले से। पूरे देश की योजनाएं जितने भी चलती हैं लगभग एक साथ विकसित किए जाएंगे, ठीक है। सुरक्षित पेयजल योजना हो गया, चाहे वह स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच का योजना हो गया, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा का योजना हो गया, आधुनिक रेलवे स्टेशन को लेकर योजना हो गया, हवाई अड्डे को एक साथ विकसित करने का योजना हो गया, बस टर्मिनल और विश्व स्तर के शैक्षणिक संस्थान का विकसित किया जाएगा, सबको एक साथ मिलाकर। मतलब कि यह परियोजना ऐसा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना के तहत देश की जितने भी परियोजनाएं हैं सबको एक साथ विकसित किया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि अलग अलग सेक्टर में इससे यह फायदा होगा कि एक साथ लोगों को बहुत सारे रोजगार दिया जा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे रोजगार विकसित होंगे एक साथ, अचानक से बूम देखने को मिलेगा। मतलब ये सारे संभावनाएं सरकार लेके इसको स्टार्ट कर रही है। तो इसमें कितना रुपए खर्च हुआ, तो आप लोग बताएंगे लगभग 7,000, इतने कितना रुपए इसमें लगा, तो आप लोग बताएंगे ईस्ट डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगभग 110 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, खर्च किए जाएंगे। और अलग अलग सेक्टर में 7,000 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। 7,000, डाटा याद रखेंगे, कितने हजार, 7,000 प्रोजेक्ट। जैसे कि डॉल्फिन थी, डॉल्फिन देश में कितना है, 3,800 इतनी डॉल्फिन है और विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। उसी तरह जितने भी डाटा दिए जा रहे हैं 7,000 सेक्टर में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, आप लोग को याद रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में 2019 में यह कहा था, 2019 वाले में यह कहा था कि अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर लगभग 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो आप लोग को यह भी याद रखना है 2019 में कितना उन्होंने कितना ऐलान किया था और 2020 में उन्होंने कितना ऐलान किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए ज़्यादा, 10 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा इन्होंने इस बार ऐलान किया है। 110 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इन्होंने पूरा मेजर किया है, ठीक है। इतना इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खर्च आएगा। इसके बाद इसी योजना के साथ उन्होंने एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भी जिक्र किया। जैसा कि आप लोग को पता है, उसे बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रिलेटरिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो कि आपको 4 शहरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली ऐसे है ना, देखिए, दिल्ली, मुंबई, फिर यहाँ पे चेन्नई, फिर यहाँ पे कोलकाता, ऐसे जोड़ता है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, बस इसी वजह से इसको गोल्डन हम लोग जानते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत या एक तरह से समझ लीजिए, या इसका मापन या फिर इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात हुई है तो आप लोग बता देंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री रहे हैं इंडिया में, कब कब रहे हैं, 3 बार रहे हैं। 3 बार में पहली बार 13 दिन के लिए 1996 में 13 दिन के लिए बने थे। उसके बाद 1998 में 1998 से 99 तक उन्होंने लगभग 13 महीनों के लिए बना था, ठीक है, बने थे। उसके बाद 1999 से 2004 तक उन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है। इसके पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। किसके समय, तो बताएंगे आपके गैर कांग्रेसी, जो बीजेपी के गैर कांग्रेसी पीएम बने थे सबसे पहली बार, मोरारजी देसाई, उनके समय वित्त मंत्री का भी पद संभाल चुके हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह मनमोहन सिंह भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। कब रह चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे 1991 में, जिस समय यूएसएसआर का विघटन हुआ था, है ना। अब यह इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मनमोहन सिंह ने भी बात किया था। लगभग 2001 से यह योजना स्टार्ट हुई थी और 2012 में जाकर पूरा हुआ था यह पूरा योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में।
स्टार्ट हुआ था, पूछा जाता है किसके काल में, तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। और पूरा हुआ था कब, यह ये वाला आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सड़क योजना है, ये कब पूरा हुआ था। 4 आपके गलियारे को इस जोड़ दिया गया है, एक साथ एक माला में गुथ दिया गया। तो बताएंगे किसके समय यह योजना पूरा हुआ था, तो मनमोहन सिंह के समय पूरा हुआ था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्त, इसकी डिस्टेंस कितना है, तो बता देंगे 5846 किलोमीटर है। कितना है, 5846 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, लगभग क्या, पूरा यही एक्यूरेट डाटा है। अगर आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया हो, पसंद हो आया हो यहाँ से, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि हमने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं, पूरा आपका जो आपका गेम है, अभी मिला था अर्जुन अवार्ड वगैरह, सबको 5 लोग को मिला था, सबके बारे में पढ़ाया गया है। आर्टिकल 370 के बारे में बता दिया गया है, राम मंदिर के बारे में, जीआई टैग, युद्ध अभ्यास, जितने भी नाम चेंज हुए हैं सबके बारे में बताया गया है। हर एक टॉपिक आप आइए प्ले लिस्ट में, आपका स्वागत है। अगर पसंद आए तभी आप लाइक करिए, वरना शेयर तो करके ही जाइएगा। ठीक है, शेयर करेंगे, आप जाने का, आपके लिए जाने का नौबत नहीं आएगा। अगर एक बार यहाँ आ जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं जाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं, आप लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसके बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। आप भरोसा रखिए और साथ चलिए। ज्योग्राफी का फुल क्लास लिया जा रहा है, उसको देखिए। और आपका रीजनिंग भी स्टार्ट होने वाला है। रोज़ सुबह करंट अफेयर अनुसर के द्वारा लिया जाता है, आप लोग देखिए 7:15 के बीच में आ जाता है। आप लोग वहाँ पे बने रहिए, डेली बनिए, सारे फैक्ट, सारी योजनाएं एक साथ वहाँ पे बताई जाती हैं। जिस राज्य की बात हुई सारा एक साथ ओपन कर दिया जाता है, तो आप लोग उसको देखिए, बने रहिए पढ़ाई पे, पेपर पक्का होगा, कन्फर्म होगा। आप लोग बस विश्वास बनाए रखिए अपने ऊपर। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्त कि अपने ऊपर विश्वास। जो अपने ऊपर विश्वास करता है वही दुनिया में सफल होता है। जमाना तो कुछ भी बोलता है, जमाने को अगर देखने लगे तो आज हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट बने हैं, बड़े बड़े कलाकार बने हैं, अगर वो ज़माने को देखते होते तो वहाँ तक नहीं पहुँचते। तो उनका लक्ष्य हुआ था, आपका लक्ष्य एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप किसी दूसरे को मत देखिए कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 1 साल हो गया, तैयारी करते नहीं कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप तैयारी करते रहिए, पक्का होगा, एग्जाम होने दीजिए, आप लोग का सिलेक्शन होगा, 100% होगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्त।